नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार से एक बार फिर बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और उन्होंने जो भी गलतियां की हैं हम उसके लिए उनको माफ करते हैं। अब हम लोग साथ मिलकर फैसला लेंगे। और लालू जी के इस बयान के बाद से बिहार में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है और कयास लगने जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से सत्ता में परिवर्तन देखने मिल सकता है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने को तैयार हो गए हैं। आपको बता दूं कि आज ही बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 42वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली और इस शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार भी पहुंचे। जाहिर है वो मुख्यमंत्री हैं, उनका पहुंचना लाजिमी है। लेकिन इसके पहले कल आरिफ मोहम्मद खान जिस तरह से राबड़ी निवास पहुंचे थे और वहां उन्होंने लालू जी, राबड़ी देवी से मुलाकात की। तेजस्वी यादव इस मौके पर मौजूद थे और इससे पहले तेजस्वी यादव खुद राज्यपाल के घर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। तो ये सारी मुलाकातें जो हैं ये बहुत तरह के संकेतों को जन्म दे रही हैं। और खास बात यह है कि जब पत्रकार इस बारे में सवाल कर रहे हैं तो कोई भी नेता स्पष्ट रूप से कुछ कहने तैयार नहीं हो रहा। हालांकि लालू जी इसमें अपवाद हैं, वो हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए उन्होंने एक निजी चर्चा में, एक टीवी चैनल से चर्चा में उन्होंने ये कहा कि हाँ, नीतीश कुमार के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। जबकि इसके कुछ घंटों पहले तेजस्वी यादव का बयान आया था कि नीतीश कुमार अब हमारे साथ नहीं आएंगे, उनको साथ लेना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव का ये बयान, दूसरी तरफ लालू जी कुछ और कह रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं कि अब आप लोग हर बात पर पॉलिटिकल बातें मत कीजिए। ललन सिंह जो है, जो जदयू के नेता हैं, मंत्री हैं, और उनका ये कहना है कि वो विफर पड़ते हैं, कहते हैं आप लोग हर बात पर हमसे प्रतिक्रिया लेने आ रहे हैं और हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। सम्राट चौधरी लालू जी को कमजोर बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। तो बीजेपी के, जेडीयू के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं और उनका न बोलना ही काफी कुछ संकेत दे रहा है कि क्या फिर से उनके मन में कोई गुणा भाग चल रहा है। जिस तरह उन्होंने बार बार पिछले 2013 से हम देखें तो वो एनडीए से अलग होते हैं, 15 में वो महागठबंधन में साथ में आते हैं, 17 में वो फिर एनडीए में चले जाते हैं, 22 में वो फिर गठबंधन के साथ आ जाते हैं, लालू जी के साथ आ जाते हैं और 24 में वो फिर एनडीए में चले जाते हैं। तो वो केवल एक पैच देखें तो 2017 से लेकर 2022 तक 5 साल वो टिके रहे एक जगह, लेकिन वैसे वो बार बार पाला बदलने के माहिर हैं। और अभी जो संकेत मिल रहे हैं बिहार से, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से आरिफ मोहम्मद खान का राज्यपाल के तौर पर वहां पहुंचना, लेकिन उसके बाद उनका जिस तरह से नेताओं से अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। चुनावी मौसम है, चुनाव का साल है ये बिहार में, और इस लिहाज से एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए, दोनों के लिए काफी जरूरी साल है, क्योंकि इन दोनों की सत्ता, मतलब बिहार की सत्ता जिसको मिल गई तो ये मान लीजिए कि केंद्र की चाबी भी फिर उसके हाथ में आ जाएगी। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। तो बिहार में ये जो तमाम उठापटक चल रही है, देश में तो सर्दी बढ़ रही है, खासतौर पे उत्तर भारत में बिल्कुल कपकपाती हुई ठंड है, लेकिन बिहार के जो हाल है वो सियासी सरगर्मियों को बढ़ा रहे हैं। और इस सरगर्मी से क्या फिर कोई सत्ता परिवर्तन का आसार दिख रहा है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरेंद्र उपाध्याय जी। अमरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमरेंद्र जी, बिहार में एक बार फिर से जो सुगबुगाहट शुरू हुई है, 3-4 दिनों से ये चल ही रहा था, बल्कि ये कहें कि जब से नीतीश कुमार आए दिल्ली और उसके बाद से ही ये ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कोई फिर बड़ा फैसला लेने की फिराक में है। और इसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है, बाकी लोगों के बयान आते हैं। बिहार में जो बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जिस तरह के लाठीचार्ज होते हैं, उसको लेकर जो सियासत गरमाती है, उसमें नीतीश कुमार चुप रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो वेट एंड वॉच वाला कुछ उनका वो पैतरा वो आजमा रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही राज्यपाल की शपथ हुई, उसके बाद से अब ये चर्चा और तेज हो गई है कि क्या बिहार फिर किसी बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि राज्यपाल का शपथ ग्रहण बहुत सामान्य सी चीज है। आते हैं, शपथ लेते हैं और उसका कोई इतना पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनता जैसा बिहार में इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
हम देखते भी हैं कि जब कहीं कोई राज्य में बदलते हैं राज्यपाल, तो वो जाते हैं, चुपचाप शपथ ग्रहण होता है और अब समारोह एक सादा सा होता है और वो अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। उसमें कहीं कोई पॉलिटिकल इसमें बयानबाजियां नहीं होती है। लेकिन बिहार पहुंचते ही हलचलें शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही वो अपने दोस्त के घर पहुंचे तो ठीक है, वो तो उनके सहपाठी हैं, उनके घर पहुंचना अलग चीज है, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ उनके पैतृक गांव चले गए। शाम को वो लालू निवास पहुंच गए। आज वो फिर जब वो शपथ ले रहे हैं, उससे पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात की, बहुत सारी हलचलें हो रही हैं। और इस बीच नीतीश कुमार चुप हैं। उनसे जब पत्रकारों ने आज सवाल भी किया, तो वो किस तरह से केवल हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए दिखे और उस पर राज्यपाल जो है वो बयान दे रहे हैं। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि अमूमन आपके आपसी रिश्ते जो भी हो, लेकिन आप जब किसी पब्लिक उसमें रहते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में रहते हैं, या ऐसा आज जैसा शपथ ग्रहण का समारोह है, तो उसमें राज्यपाल जो है वो चुप्पी बनाए रखते हैं। वो बहुत कुछ खोलते नहीं है कि सियासत में या राजनीति में उनके भीतर जो है सत्ता के गलियारों में क्या चल रहा है, इसको लेकर राज्यपाल मुखर होते नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही खेल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एक बार उस वीडियो को, जिसमें नीतीश कुमार ये पूछने पर कि क्या आप लालू जी के साथ जाएंगे, या लालू जी ने कहा है कि हम उनके लिए दरवाजे खुले हैं, तो उस पर नीतीश कुमार किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं। लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज पोज का दिन है। आज लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज पोज का दिन है। आज पॉलिटिकल चीजें बंद नहीं। अमरिंदर जी क्या कहेंगे इस वीडियो पर? मतलब सवाल हो रहा है मुख्यमंत्री से, वो हाथ जोड़ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं राज्यपाल। उनसे तो किसी ने नहीं पूछा कि सर क्या आप अगर सत्ता परिवर्तन की नौबत आती है तो आप क्या फैसला लेंगे, आपने कुछ सोचा है क्या, या आप दबाव में हैं, या आपको कोई वहां पर केंद्र से कोई निर्देश मिला। ऐसे तो कुछ भी सवाल उनसे नहीं हुआ। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान क्यों जवाब दे रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल चर्चा नहीं। जहां पर पॉलिटिकल लोग होंगे तो उनसे मौसम के बारे में बात तो नहीं की जाएगी, जाहिर है। उनसे यही पूछा जाएगा कि जो कुछ हलचलें चल रही हैं उस पर आपका क्या कहना है। सीधा सा सवाल था। नीतीश कुमार हाँ या ना में जवाब दे सकते थे, जैसा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से एक बार कहा भी था कि अब हम इधर ही हैं, हम उधर नहीं जाएंगे। बार बार इस बात को वो, अभी जब से वो एनडीए में शामिल हुए हैं, इस बात को वो 2-4 बार बोल चुके हैं ताकि कंफर्म रहे कि हाँ हम इधर ही हैं। लेकिन आज उनका हाथ जोड़ना क्या संकेत देता है? सर मित्रा जी, इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने जो हाथ जोड़े हैं तो वो उन्होंने हामी भरी है कि हाँ वो लालू के साथ जा रहे हैं, और ये उनकी भाव भंगिमा से साफ लग रहा है। वरना ऐसे अवसर पर नीतीश कुमार चुप रहने वालों में से नहीं हैं। नीतीश कुमार खुलकर बात करते हैं और खुलकर बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं अब हमसे गलती हो गई थी, अब हम गलती नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। इस तरह की कोई बात नीतीश कुमार ने नहीं की। वरना इससे पहले नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि वो हम तो गलती हो गया था, इसके कहने पे हम चले गए थे और इसकी वजह से चले गए थे, और अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम इधर ही रहेंगे, हमने फैसला किया है। ये सारी बातें नीतीश कुमार करते रहते हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं कि हम इधर ही रहेंगे कि किधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार इस मसले पर एकदम खामोश हैं। दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री से बिना मिले हुए यहाँ पूरा दिन गुजारते हैं, 2 दिन गुजारते हैं और लौटकर चले जाते हैं प्रधानमंत्री से बिना मिले हुए, और लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से जाकर मिलते हैं। तो ये साफ संकेत बहुत कुछ मिल रहे हैं। और दूसरा, जो आरिफ मोहम्मद खान जो पहुँचे हैं, उनको भेजा तो गया था, जिस तरह की चर्चाएँ हैं कि वो नीतीश के लिए वहाँ कुछ जाकर दिक्कतें पैदा करेंगे, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान तो वहाँ जाकर अपना पुराना दोस्त धर्म निभाने लग गए। क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान पुराने जनता दल ही हैं, जनता दल से आए हैं। मतलब वो जिस समय कांग्रेस में हुआ करते थे और शाहबानो प्रकरण आया तो उसमें उनकी राजीव गांधी से नाराज़गी हुई, और आरिफ मोहम्मद खान और इन सलमान खुर्शीद के पिता खुर्शीद आलम खान, इन 2 लोगों ने शाहबानो प्रकरण पर एक तरीके से राजीव गांधी से विद्रोह किया था। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान वीपी सिंह के साथ कांग्रेस छोड़कर जनमोर्चा में चले गए, और फिर जनमोर्चा जब जनता दल बना तो जनता दल में रहे, और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के साथ वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। तो पुरानी दोस्ती है, और ऐसे राज्य में पहुंच गए हैं जहां उनके पुराने दोस्त बहुत सारे मिल गए हैं
आरिफ मोहम्मद खां को। आरिफ मोहम्मद खां का कल 3 दोस्तों से मिलना, पुराने दोस्तों से मिलना कोई ऐसे साधारण सी बात नहीं है समिता जी। भाई आप अपने किसी पुराने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मित्र से मिलने चले जाए, वो समझ में आता है कि चलिए आप पुराने मित्र से मिलने चले गए थे और उसकी भी आवश्यकता नहीं थी, आप अपने घर पर बुलाकर भी मिल सकते थे। लेकिन आप उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ उनके गाँव जाते हैं, सड़क मार्ग से जाते हैं, इसका मतलब रास्ते में बहुत सारी बातें हुई होंगी। और फिर वहाँ से चलकर आप लालू प्रसाद यादव के यहाँ पहुँच जाते हैं, राबड़ी देवी के यहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं। यानी तीन अपने पुराने मित्रों से मिलकर एक संकेत दे दिया आरिफ मोहम्मद खान ने कि आरिफ मोहम्मद खान वो सब नहीं करेंगे जो मोदी जी उनसे चाहते हैं, वो नहीं करेंगे, और जो केरल में उन्होंने किया वो किसी हाल में नहीं करेंगे। ये संकेत आरिफ मोहम्मद खान ने एक तरीके से दे दिया। और आज भी जब उनसे सवाल किया गया, जैसा कि आपने भी कहा कि भाई पूछा जा रहा है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं और जो शपथ लेकर आए हैं गवर्नर की आरिफ मोहम्मद खान, वो कह रहे हैं कि भाई आज तो जो है वो इसका शपथ का दिन है, आज इस पर बात मत कीजिए, कोई पॉलिटिकल बात मत कीजिए। भाई कार्यक्रम ही जब राजनीतिक है तो राजनीतिक बात क्यों नहीं पूछी जाएगी? राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उनसे और क्या सवाल किए जाएंगे? जैसा आपने भी कहा कि भाई ये थोड़ी पूछा जाएगा कि भाई आज का मौसम कैसा है, कि आपने भूजा खाया आज, कि आपने चोखा बाकी खाई, क्या खाया आपने, ये थोड़ी पूछा जाएगा। राजनीतिक सवाल ही पूछे जाएंगे। और नीतीश कुमार बहुत रहस्यमय अंदाज में सिर्फ हाथ जोड़ रहे हैं, यानी वो इशारा दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बात पक्की हो चुकी है और लालू जी ने अगर दरवाज़ा खोला है तो हम उस दरवाजे में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये साफ संकेत नीतीश कुमार दे रहे हैं। साथ में खड़े हुए जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी आप देखिए किस तरीके से उनकी भावभंगिमा है, जो वो साफ बता रही है कि अब नीतीश कुमार का संबंध विच्छेद जो है वो तैयार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ। केवल जो है उसकी घोषणा होना बाकी है, मतलब तलाक 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 कहना बाकी है। बाकी सारी तलाक की औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं समिता जी। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की जो आज की भाव भंगिमा थी उसको देखकर कोई बॉडी एक्सपर्ट और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि ये जो हाथ जोड़ रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, आखिर इसका क्या मतलब है? ये हाथ उन्होंने पत्रकारों के सामने जोड़कर क्या लालू जी तक कोई फिर संदेश पहुंचा दिया है? क्योंकि लालू जी ने कहा है, हम उस बाइट को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है कि हम उनको माफ भी कर देते हैं और जो गलती उन्होंने की और अब हम दोनों मिलकर फैसला लेंगे। और यहाँ पर मिलकर फैसला लेना यानी नीतीश कुमार को ये पूरा एक स्पष्ट संकेत है कि आप जब भी आएंगे इंडिया गठबंधन में तो आपका वही ओहदा बरकरार रहेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई आपकी उपेक्षा की जाएगी। मिलकर फैसला लेना यानी बराबरी के और आप पार्टनर रहेंगे, ये बात लालू जी ने नीतीश कुमार तक पहुंचा दी। अब ये अलग बात है कि नीतीश कुमार इस पर खुलकर अभी कोई राय नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं 14 जनवरी का, उसके बाद वो कोई फैसला लेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच बीजेपी खेमे में भी हलचल तेज हो गई है और सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री और अभी जो हम उनको पीछे देख भी रहे हैं, अब उनकी पगड़ी भी हट चुकी है, जो उन्होंने प्रण भी लिया था कि जब तक इनको हटाएंगे नहीं नीतीश जी को सत्ता से तब तक वो पहनेंगे नहीं, ऐसे उन्होंने कुछ प्रण लिया था। लेकिन अभी वो लालू जी पर तंज कस रहे हैं, उन पर दोष उनके दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, सुन लेते हैं। यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं, लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। एनडीए एकजुट है पूरी तरह से। दरवाजा बंद करता है, लालू जी खोलते हैं। देखिए लालू जी को चिंता है, उसके बाद उस परिवार में किसको कौन चिंता है? लालू जी एक लौता नेता है उस परिवार में। उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अमरिंदर जी, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी इकलौते नेता हैं उस परिवार में। हालांकि ये भी एक अपमान ही है क्योंकि वहां से राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही हैं, आप कैसे उनको इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछले चुनाव में राजद को जो सीटें मिली उसमें तेजस्वी यादव की मेहनत और काफी सीटें, मतलब उसने जेडीयू से तो वो ज्यादा ही सीटें लाई। उसके बाद जो है किस तरह से सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं, लेकिन उनका ये जो कहना है कि नीतीश कुमार लालू जी की रग रग से वाकिफ है, उनके हर कैरेक्टर को जानते हैं,
तो यही बात तो लालू जी भी समझते हैं, वो भी नीतीश कुमार के हर रग से वाकिफ है, वो ये बात तो दोनों पर लागू होती है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि लालू जी डरे हुए नेता हैं, इतने लंबे राजनीतिक करियर में मेरा ख्याल है कभी किसी ने, मतलब लालू जी पे तमाम तरह के लांछन लोगों ने लगाए होंगे, लेकिन उनको डरा हुआ नेता बोलने का तो कोई मतलब किसी के दिमाग में ये ख्याल आया भी नहीं होगा, क्योंकि लालू जी ही इस समय, मतलब अभी हम राहुल गांधी को देख रहे हैं और उसके पहले हमने लालू जी को देखा कि जिस तरीके से बेखौफ वो अपने विचारों के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहते हैं। क्या लगता है यहाँ पर सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं लालू जी को डरा हुआ नेता, क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए समृता जी, वो सम्राट चौधरी हैं, अब वो उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि भाई ये आपने अपने बाल क्यों कटाए थे और ये आपने अपनी पगड़ी क्यों खोल दी। आप लालू जी पे बात करें या नीतीश जी पे बात करें तो आपको ये बात करने का क्या अधिकार है, अगर आप अपना ये नहीं बताएं कि आपने अपनी पगड़ी जो खोल दी वो आपका लक्ष्य पूरा हो गया कि नहीं हो गया, जो आपने पगड़ी बांधी थी, मुरैठा जो बांधा था वो नहीं खुला है। तो अब जाहिर सी बात है कि विरोधी पार्टी के हैं, उन्हें लग रहा है कि अब वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो अपनी खींच एक तरीके से सम्राट चौधरी निकालते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी भी ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले नहीं हैं, ये गारंटी नहीं ले रहे हैं। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने तो भरे विधानसभा में कहा था कि चाचा हमारे पलटी नहीं मारेंगे, ये गारंटी तो मोदी जी भी नहीं ले सकते हैं जी। तो ये गारंटी जो है नीतीश कुमार की, वो मोदी जी भी नहीं ले सकते हैं। तो बेचारे सम्राट चौधरी क्या है जो नीतीश कुमार की कोई गारंटी ले लें। तो नीतीश कुमार जो करेंगे वो साफ समझ में आ रहा है, और नीतीश कुमार ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अगर समय रहते उन्होंने ये कदम नहीं उठाया तो भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को पूरा हजम कर जाएगी और नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार के सामने इस समय जो संकट है वो सिर्फ अपनी सरकार बचाने का नहीं है, अपनी पार्टी बचाने का भी संकट है, जो कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी खाने की कोशिश में लगी हुई है। जिस तरीके से राजीव सिंह और ललन सिंह जो हैं और संजय झा जो हैं वो बातें कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। और पिछली बार भी जब वो आए थे जनता मतलब बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ, उस समय भी परिस्थितियां इसी तरीके की थी, फिर परिस्थितियां वही बन रही हैं जी। उस समय सीन में आरसीपी सिंह थे, आज सीन में ललन सिंह और संजय झा हैं। तो नीतीश कुमार अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मोदी जी क्या खेल करने वाले हैं। और दूसरा मित्रा जी, जिस तरीके से हरियाणा में और महाराष्ट्र में खेल हुआ, और महाराष्ट्र हरियाणा के बाद तो थोड़ा सा सतर्क हुए थे नीतीश कुमार, लेकिन महाराष्ट्र के बाद तो एकदम नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से उनके कान चौकन्ने हो गए हैं और वो निर्णय लेने की स्थिति में पहुँच गए हैं नीतीश कुमार। हरियाणा ने थोड़ी सी भूमिका तैयार की, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा सतर्क कर दिया है, और नीतीश कुमार को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ वही करेगी जो उसने एकनाथ शिंदे के साथ किया है। तो एकनाथ शिंदे तो चलिए ठीक है भाई, कम दिनों के नेता थे, नीतीश कुमार तो कम दिनों के नेता नहीं है। नीतीश कुमार तो तब के नेता हैं जब मोदी जी जो थे वो आडवाणी जी के रथ के परिचालक हुआ करते थे, तब से नेता हैं भाई। 89 में नीतीश कुमार जो थे और आरिफ मोहम्मद खान, लालू प्रसाद यादव, ये सब केंद्रीय मंत्री थे। उस समय मोदी जी की तो कोई हैसियत ही नहीं थी। तो नीतीश कुमार राजनीति अच्छे तरीके से समझते हैं और मोदी जी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी अभी नहीं समझ पाए हैं और समझ भी नहीं पाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि उनका डीएनए जो है वो कैसा है क्या नहीं है, ये डीएनए की बात की थी नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उसके बावजूद डीएनए की समझ होने के बावजूद जो है वो नीतीश कुमार को अच्छे से नरेंद्र मोदी नहीं समझ सकते। तो नीतीश कुमार अब जो करेंगे वो नरेंद्र मोदी को बहुत हिलाने वाला होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का बार बार नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है, उस अपमान का सही बदला लेने का समय आ रहा है। नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी से अपने सारे अपमानों का बदला नीतीश कुमार अब लेंगे। इससे ज़्यादा अच्छी घड़ी जो है वो नीतीश कुमार को नहीं मिल सकती है समिता जी। जी बिल्कुल, चतुर राजनेता की तरह, जैसे कि जो जब लोहा गर्म होता है तभी वार करना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने 2013 से एक तरह से कहना चाहिए कि लोहा गर्म वो कब होगा उसका वो इंतजार कर ही रहे थे। और क्योंकि 2011 में मुझे याद है जब इन्होंने मोदी ने एक वो सद्भावना उपवास रखा था मिशन पर, वो 3 दिन का उन्होंने उपवास रखा था, और जब उसकी समाप्ति हुई थी 19 सितंबर 2011, अपने जन्मदिन से लेकर 19 तारीख तक उन्होंने उपवास रखा था,
गोधरा के मुद्दे पर, और उसके बाद उस मंच पर जब उनका उपवास तोड़ा जा रहा था तो तमाम दलों के उस समय नेता, बीजेपी के जो साथी थे वो थे, लेकिन जेडीयू उसमें नहीं था। और शिवानंद तिवारी जेडीयू के नेता, तब उन्होंने ये कहा भी था कि ये मतलब इस तरह का कोई प्रायश्चित हम इसको नहीं मानते हैं। अगर वो गुजरात के 5 करोड़ लोगों की रक्षा नहीं कर सके, राजधर्म का पालन नहीं कर सके, तो वो बाकी उस समय शायद 120 करोड़ की आबादी थी, तो उनका वो ख्याल रखेंगे, ऐसा कुछ उनका बयान आया था। और उधर नीतीश कुमार ने भी कहा था कि हमारा गठबंधन केंद्र का है, लेकिन हम राज्य में हम नहीं जाएंगे। और मतलब तब नीतीश कुमार ने धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया था, और 2013 में जैसे ही मोदी की उम्मीदवारी हुई, नीतीश कुमार अलग हो गए। फिर उसके बाद 2015 में वो आ गए, राजद के साथ महागठबंधन बनाया, लेकिन 2017 में लालू परिवार पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो फिर वो उससे अलग हो गए, फिर एनडीए में आ गए। 2022 तक वो साथ में रहे, लेकिन फिर 24 में वो वापस, मतलब 22 में वो आ गए फिर से महागठबंधन में, और 24 पिछले साल जनवरी में यही दिन थे, मतलब तभी से सुगबुगाहट शुरू हो रही थी। और उसके बाद 28-29 जनवरी आते आते नीतीश कुमार जो है उन्होंने पाला बदल लिया था। तो नीतीश कुमार जितने बार पाला बदल चुके हैं, उसके बाद ये कहना कि अब हम इधर ही रहेंगे, या जो आपने तेजस्वी यादव के बयान का बिल्कुल सही याद दिलाया जो उन्होंने विधानसभा में कही है कि मोदी जी इसकी गारंटी नहीं ले सकते, मतलब कि वो तमाम गारंटियां देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे इसकी गारंटी वो नहीं ले सकते। और राज्यपाल वो राजभवन तुरंत ही मुड़ के गए, अपना मफलर छूटा, वो वाला चुटकुला तो बहुत ही फेमस हो गया था पिछले साल कि भाई क्या फिर से उनका मन बदल गया है क्या। हालांकि अब नीतीश जी के गले में मफलर है, यानी मफलर वो नहीं भूले हैं, और इस बार अब उनको ये याद है कि उनको मोदी जी से अपना हिसाब कैसे बराबर करना है। मोदी जी से हिसाब बराबर करने का ये माकूल वक्त शायद इसलिए भी है क्योंकि इस समय केंद्र की सत्ता में मोदी जो है पूर्ण बहुमत से नहीं है, बल्कि इनके सहारे बने हुए हैं। और जो महाराष्ट्र में जैसा हाल आपने भी बताया कि वो जिस तरह से एकनाथ शिंदे को किनारे किया गया, तो नीतीश कुमार चौकन्ने हो गए हैं, और जो उनकी ही पार्टी में अब बगावत के एक पौध जो है वो तैयार हो रही है। संजय झा तो ठीक है, लेकिन उसी तरह ललन सिंह, आज उनका जो बयान है वो बहुत, पत्रकारों ने उनसे भी पूछा कि आप क्या कहेंगे नीतीश जी के वो लालू जी के बयान पर। वो कहते हैं आप लोग हर बात पे क्यों प्रतिक्रिया लेने आ जाते हैं, आप लोगों को बस यही काम रह गया। इस तरह से उन्होंने चिढ़ के जवाब दिया, और उन्होंने ये कहा कि हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में रहेंगे। तो एनडीए में हम लोग हैं, यानी हो सकता है ललन सिंह रहें, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में वो फिर भी नहीं बोल पाए। जो आपने कहा कि जिस तरह सम्राट चौधरी नहीं बोल पाए, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि नीतीश बाबू कहीं नहीं जाएंगे, वो जेडीयू में ही रहेंगे और जेडीयू भी एनडीए में रहेगा, ऐसी बात ललन सिंह भी नहीं कह पा रहे हैं। तो बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने लेकिन लालू जी के बयान पर, और उनसे भी पूछा गया, क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुन लेते हैं। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह जो है पूरा हुआ है, और पूरी उम्मीद है कि संविधान की पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे, और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। अमरिंदर जी, इस एक सवाल पर जिस तरह सारे लोग चिड़ के जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब आप लोग को ठंडाने के लिए बोले हैं। पत्रकार तो पूछेंगे ही कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि सबकी दिलचस्पी है, पूरे सभी लोगों को इंतजार है कि बिहार में इस बार क्या बदलेगा। क्योंकि जैसे वो नीतीश कुमार खुद बढ़कर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर कयास लगेंगे, और कयास लगेंगे तो नेताओं से पूछा जाएगा। तेजस्वी यादव ने आज जिस तरह बोला है कि आप लोगों को ठंडाने के लिए बोला है, किस चीज को ठंडाने के लिए बोला है, कौन से मुद्दे को ठंडा करना चाह रहे हैं लालू जी। और ये भी बात तय है कि अभी वो राजद सुप्रीमो है, और तेजस्वी यादव भी लालू जी की बात काटने की हिम्मत तो नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया कि हम नीतीश कुमार को नहीं साथ लेंगे। हो सकता है पिता पुत्र में इस बात को लेकर मतभेद हो, लेकिन आखिरी फैसला तो लालू जी का ही होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए समिता जी, कल जिस पत्रकार ने बातचीत की थी लालू प्रसाद यादव से, उसने उनसे पूछा भी था लालू जी से कि फैसला तो आप ही लेते हैं ना, मतलब ये था कि मतलब तेजस्वी जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं तो फैसला तो आप ही, उनका कहा हम ही फैसला लेते हैं।
लालू प्रसाद यादव ने उसमें साफ कहा कि हामी फैसला लेते हैं। और फिर उसने पूछा कि भाई नीतीश कुमार अगर आएंगे तो आप उनको माफ़ कर देंगे, उनका हाँ बिल्कुल माफ़ कर देंगे, वो आएँ और आकर काम करें। यहाँ तक साफ कह दिया कि वो आएँ और आकर काम करें, हाँ उनको हम माफ़ कर देंगे, हमने उनको लिए दरवाजे कभी बंद नहीं किए, वही बार बार छोड़ कर जाते हैं। तो ये जो कहा लालू प्रसाद यादव ने, और उसके बाद नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया सर मित्रा जी इस पर, और ना उनके चेहरे के भाव कोई पढ़कर बता सकता है कि नीतीश कुमार के मन के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हाथ जोड़े हैं वो साफ तौर पर बता रहा है कि हाँ वो लालू प्रसाद यादव का अब जो दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो दरवाजे खुलने का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि भतीजा बाबा जो था उनको वो कह रहा था कि दरवाजे बंद हैं, तो इसलिए उसने, लेकिन हालांकि भतीजा पहले ही कह चुका था, जैसे मैंने पहले भी याद दिलाया कि मोदी जी भी इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि चाचा पलटी नहीं मारेंगे, तो पलटी मार रहे हैं चाचा। और इससे पहले तेजस्वी खुद कहते रहे कि चाचा पलटी मारेंगे। भाई जब जिसमें सरकार बनने जा रही थी उसमें तो तेजस्वी यादव के ही बयान बार बार आ रहे थे कि चाचा कुछ खेल करेंगे, चाचा कुछ खेल करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। तो अब इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव भी एक मतलब एक कहा जाए डिप्लोमेटिक बयान जो है वो दे रहे हैं कि आप लोगों को ठंडाने के लिए लालू जी बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं तेजस्वी यादव भी कि नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी, ये नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं, ये नहीं कहा तेजस्वी यादव ने भी, और नीतीश कुमार ने भी नहीं कहा है कि हम नहीं जाएंगे। और लालू प्रसाद यादव साफ कह चुके हैं कि हाँ वो साथ आए, साथ आकर काम करें। और गवर्नर जो हैं जिनकी बड़ी भूमिका हो जाती है वो कह रहे हैं कि भाई आज ये सवाल मत पूछिए, आज जो ओथ सेरेमनी का दिन है, यानी आज सवाल मत पूछिए, कल जो है वो आरिफ मोहम्मद खान को इसमें रोल अदा करना है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो सर मित्रा जी, दूसरा आरिफ मोहम्मद खान का एक और बयान भी बहुत वायरल हो रहा है सर मित्रा जी। आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं कि बिहार का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, बिहार के लोगों की बड़ी क्षमताएं हैं, बिहार जो है वो देश का नेतृत्व कर, व्यवस्था देश की चला रहा है। और फिर कहते कहते कुछ रुक जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान, और फिर कहते हैं कि बिहार बहुत आगे जाएगा और देश आगे जाएगा। अब जो कहते कहते रुक गए सर मित्रा जी, उस कहते कहते रुकने में ही एक तरीके से देखा जाए असली संदेश जो है वो आरिफ मोहम्मद खान का भी छिपा हुआ है कि बिहार को अब बदलने के लिए बिहार आगे बढ़ चुका है। नीतीश कुमार क्या आप देश को आगे लेकर बढ़ेंगे? क्या इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो आरिफ मोहम्मद खान संकेत देना चाहते हैं गवर्नर होते हुए? तो ये कयास जो लग रहे हैं, ये कयास ऐसा नहीं है कि हवा में ये सारी बातें चल रही हैं, ज़मीन पर कुछ ना कुछ बहुत कुछ पक चुका है और खिचड़ी जो है बिल्कुल अब पकने को तैयार है। केवल शुभ मुहूर्त का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये घोषणा की जाए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं। केवल इसका घोषणा का इंतज़ार है, बाकी चीज़ें अंदर से सब तैयार हो चुकी। समिता जी, सारे जो डॉट्स हैं वो मिलकर यही गवाही दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कोई पहेली होती है और उसके अलग अलग टुकड़े अगर आप जमाते जाएं और पिक्चर उसमें बनती जाती है, कुछ वैसा ही अभी इस समय बिहार में दिख रहा है। आरिफ मोहम्मद खान के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं वो बयान है, हम अभी अपने दर्शकों को सुना सकते हैं, जिसमें किस तरह से आरिफ मोहम्मद खान बिहार का गुणगान कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे बिहार की क्या ऐतिहासिक उसका गौरव क्या रहा है और कैसे अभी भी देश को बिहार ही लीड कर रहा है। क्या कुछ कहते हैं आरिफ मोहम्मद खान, सुन लेते हैं। ओथ लिए और मैं कह रहा हूं कि भाई ये मैं पहले दिन भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, बिहार का बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है। और बिहार मतलब यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार, जो देश आगे जाएगा बिहार भी आगे जाएगा। एक साथ इतने लोग बिहार वासियों को, देशवासियों को, सबको बहुत शुभकामनाएं। नया साल है, हमारा अमृत काल है। अब सर तो ये कहने से नहीं होता है, ये तो जब मैं आप ये मत कहिए मेरा रेजिम नहीं, मैं सेवक के तौर पे आया हूँ। और बिहार, अभी मैंने ओथ क्या ली है
बिहार के लोगों की सेवा और उनके कल्याण के लिए निरंतर काम करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर किसी शहर में जाते हैं किसी फंक्शन में और वहां आपके कोई पूर्व परिचित हैं, आप उनसे मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो फिर इसमें क्या खास बात है? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात सन 1975 से हैं, उनको मैं जानता हूं, मैं उनके शहर में आया हूं और एक जिम्मेदारी के साथ आया हूं। मैं उनको के प्रति अपनी जो भावनाएं वो व्यक्त करने के लिए जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? हर चीज में राजनीति मत देखिए। राजनीति से बहुत बचते हुए दिख रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल हैं, नया उनको आज ही से वो पदभार संभाला है और वो भी प्रोटोकॉल को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए शायद उन्हें पता था कि कल वो शपथ ग्रहण आज अब वो ले चुके हैं शपथ ग्रहण, तो अब उनका राबड़ी निवास जाना उस तरह से उचित नहीं होता, इसीलिए वो शायद कल ही, और जन्मदिन का मौका भी था, तो जिसको कहते हैं कि मौका भी है दस्तूर भी, तो वो चले गए। नया साल, राबड़ी जी का जन्मदिन और इस मौके पर लालू जी से मुलाकात होना। सुबह नीतीश कुमार के साथ वो हुआ है। अश्विनी चौबे जो है बीजेपी नेता, उनके घर पर उन्होंने भोजन किया, तो वो सबको साथ लेकर सबको मिलकर चलने का एक वो बता तो रहे हैं कि मोदी ने जिस मकसद से भेजा है कि एक उदार चेहरा और बिहार की राजनीति में उसमें काफी काम आएगा, तो उसको वो निभाते हुए तो दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह के बयान को जो आपने भी जिक्र किया, वो 2 बार अटके। एक बार तो उन्होंने बिहार वो बोल के चुप हो गए, दूसरी बार नया साल है, फिर वो अमृत काल है और वो चुप हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने वो कहा कि ये रिजिम नहीं, मेरा रिजिम नहीं, मैं तो सेवक के तौर पर आया हूँ। तमाम बातें वो कह रहे हैं पॉलिटिकल बातें, लेकिन वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए अमरेंदु जी? और ये जो पूरा बयान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उन्होंने इशारा दे दिया है कि आने वाले वक्त में अब वो कोई बड़ा उलटफेर होगा और उसमें इनकी अहम भूमिका होने वाली है? देखिए समिता जी, सबसे खतरनाक राजनीति यही होती है कि ये कह देना कि इसमें राजनीति नहीं ढूंढी जाए। सबसे खतरनाक राजनीति यही होती है। तो आरिफ मोहम्मद खान सबसे खतरनाक राजनीति की तरफ संकेत दे रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि इसमें राजनीति मत ढूंढिए। तो राजनीति तो आरिफ मोहम्मद खान कर रहे हैं और राजनीति के लिए उनको भेजा गया है, लेकिन वो राजनीति जो है वो किसके लिए कर रहे हैं? अब बस सवाल ये है, क्या मोदी जी ने जिस काम के लिए भेजा है वो काम आरिफ मोहम्मद खान करेंगे कि नहीं करेंगे? सवाल ये है। वो कह रहे हैं कि बिहार की सेवा करने के लिए आया हूँ, और फिर कह रहे हैं कि बिहार के लोगों में बड़ी क्षमता है और फिर बिहार बहुत आगे जाएगा, देश आगे जाएगा, ये सारी बातें कह रहे हैं। और जो कहते कहते रुके हैं, जो रुक गए हैं समिता जी, उस रुकने में ही सारा संदेश आरिफ मोहम्मद खान का छुपा हुआ है। तो आरिफ मोहम्मद खान ने भी संकेत दे दिए हैं कि बिहार में कुछ गड़बड़ होने वाला है, बहुत तगड़ा गड़बड़ होने वाला है और बिहार बहुत आगे जाएगा, ये कह रहे हैं। देखिए समिता जी, है क्या जो केंद्र के समीकरण हैं, नीतीश कुमार इस समय महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? जो केंद्र के समीकरण हैं, केंद्र के समीकरण के अनुसार इस समय जो उनके 12 सांसद हैं, 5 सांसद एलजेपी के हैं, मतलब चिराग पासवान के हैं, 6 सांसद उनके एकनाथ शिंदे के हैं, ये सब मिलाकर जो उनके साथ हैं, और 2 अनुप्रिया पटेल वो भी साथ में इस समय समझी जा रही है नीतीश कुमार के। यानी एक बड़ा चंक एनडीए से तोड़कर लेकर आ सकते हैं नीतीश कुमार। और जब ये आएंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी साथ में आएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी जो बीजेपी की जो एनडीए की उसने बैठक हुई उसमें से नाराज होकर गए हैं। तो ये बहुत बड़े संकेत जो हैं वो दे रहे हैं। और आरिफ मोहम्मद खान अच्छे तरह समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की अब हैसियत नहीं रह जाएगी कि नरेंद्र मोदी किसी को गवर्नर बनाए या किसी को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाए। जब खुद ही प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, तो किसको कहाँ से गवर्नर और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बना देंगे नरेंद्र मोदी? तो आरिफ मोहम्मद खान भी राजनीति में खाए खेले खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खाए खेले खिलाड़ी हैं। और आरिफ मोहम्मद खान के तेवर हमेशा से विद्रोही रहे हैं। मतलब राजीव गांधी के समय में भी, जिस समय सब लोग शाहबानो प्रकरण को लेकर एकदम से नतमस्तक हो गए थे, खासतौर से जितनी मुस्लिम लीडरशिप थी वो दबाव बना रही थी राजीव गांधी पे, आरिफ मोहम्मद खान और खुर्शीद आलम खान, इन 2 लोगों ने ही उस शाहबानो प्रकरण पर राजीव गांधी के उस फैसले का विरोध किया था। और उसके बाद फिर जो थे वो जिस तरीके से जनमोर्चा में गए वीपी सिंह के साथ, फिर रहे वहाँ, और फिर वहाँ से निकल कर फिर बीजेपी में पहुँचे, मतलब जो परिक्रमा करते रहे हैं जिस तरीके से। और इसके बावजूद वो जो है वो कबीर धाम है उनका, या मुझे नाम ध्यान तो बहराइच में वो चलाते हैं अपनी एक संस्था सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, उसके लिए बड़ा उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उनका वो जो धाम है वो बंद नहीं हुआ है, वो काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो समाज तोड़ने की राजनीति है, आरिफ मोहम्मद खान वो राजनीति नहीं कर सकते।
ये बात दीगर है कि वो केरल में जाकर पी विजयन के लिए संकट पैदा करें तो वहाँ वो कर सकते हैं, लेकिन जो काम उन्होंने वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए किया केरल में, वही काम अगर आप ये सोचें कि खुर्शीद आलम खां बिहार में आकर नीतीश कुमार के लिए करेंगे और बीजेपी का एजेंडा यहाँ उस तरीके से पुष्ट करेंगे तो वो होने वाला किसी भी हाल में नहीं है। ये संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने जो गेम खेला है और जिस तरीके से साफ तौर पर उन्होंने ऐलान किया है, नीतीश कुमार ने भी हाथ जोड़कर एक तरीके से उस बात का समर्थन किया है। नीतीश कुमार ने भी दरवाज़ा खुला होने पर यह नहीं कहा है कि साहब उनका दरवाज़ा खुला है, जिसको चाहे उसको लें दरवाजे में, हम तो उस दरवाजे से नहीं जाएंगे, ऐसा नीतीश कुमार ने नहीं कहा है। और तेजस्वी यादव ने भी नहीं कहा है कि हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं और वो नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। तेजस्वी यादव ने भी इस तरीके की कोई बात नहीं कही है। तो ये सारे संकेत जो मिल रहे हैं, ये बहुत संकेत जिस तरीके के मिल रहे हैं उससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि बिहार में कोई बहुत बड़ा खेल अब होने वाला है और मोदी जी ने जिसकी कल्पना नहीं की होगी ये अब समझ में आ रहा है। संगीता जी बिल्कुल। और तेजस्वी यादव ने जो कहा कि आप लोगों को ठंडाने के लिए उन्होंने कहा, तो अगर पत्रकारों को चुप कराने के लिए लालू जी को ये कहना होता तो वो ये कह देते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं और वो खत्म हो जाती बात। लेकिन जब वो बोल रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वो आकर काम कर रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम उनकी गलतियों को माफ करेंगे, फिर वो कह रहे हैं हम मिलकर फैसला लेंगे। तो जो बात एक वाक्य में खत्म हो सकती थी उसको अगर वो 4-5 वाक्यों में लालू जी बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो ठंडा नहीं रहे बल्कि मुद्दे को और गर्म कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि पापा ने जो कहा वो ठीक है लेकिन हमने कह दिया कि उनको साथ लेना कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, ऐसी बात तेजस्वी यादव ने भी नहीं कही। इसका मतलब है कि बिहार में कहीं कोई बड़ा उलटफेर होने की गुंजाइश जो है वो बन रही है। और इस बारे में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान, उनका भी एक बहुत जरूरी बयान आया है। क्या कुछ बोलते हैं शकील अहमद खान, उसको सुन लेते हैं। दरवाजा खुला हुआ है, वापसी करें, नीतीश कुमार गलती कर देते हैं। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को। मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। शकील अहमद खान खुद ही कह रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी है ना, वो पत्रकारों के विवेक पर छोड़ रहे हैं कि आप लोग समझ जाइए। जब हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ गांधी है दूसरी तरफ गोडसे है, मतलब गांधीवादी विचारधारा के लोग गोडसे के साथ रहने वाले लोगों से अलग हो जाएंगे तो सब साथ आ जाएंगे। यहाँ पर अमरिंदु जी जो ये सारी बात हो रही है गांधी तक को अब ले आया गया है। तो ये जो पूरा मोदी सरकार पर जो इल्जाम लगता आ रहा है, और मोदी खुद उनकी जो सरकार में अमित शाह ने जिस तरह अम्बेडकर का अपमान किया, जिस तरह संविधान को बार बार चोट पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, यानी मोदी खुद ये बात साबित कर रहे हैं कि उनके रहते संविधान सुरक्षित नहीं है और देश में गांधीवादी मूल्य भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इसी पटना में जब अटल जयंती पर वो लोक गायिका देवी जो है उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो उस पर बीजेपी के नेताओं ने बवाल कर दिया, तुरंत ही बता दिया कि ये जो है हम गांधी के इस भजन को हम यहाँ पर नहीं चलने देंगे। तो यानी अभी भी बीजेपी जो है वो गांधी विरोध में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में शकील अहमद खान का ये जो बयान है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए समिता जी, शकील अहमद खान ने बिल्कुल स्पष्ट कहा और जैसे उन्होंने फिर जोर देकर कहा कि मैंने इतनी बड़ी बात कह दी कि गोडसेवादियों से अलग हो जाएं गांधीवादी तो सब माफ़ है। तो यानी साफ संकेत है कि नीतीश कुमार अब फैसला लें कि उनको इन गोडसेवादियों के साथ रहना है कि किसके साथ रहना है। देखिए समिता जी, एक तो 2 घटनाएं जो नीतीश कुमार के पलटी मारने का कारण बन रही हैं, उनमें 2 घटनाएं हैं। एक तो अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, वो भी एक घटना जो है वो बन रही है नीतीश कुमार के पलटी मारने की वजह। और दूसरा जिस तरीके से लोक गायिका देवी को बाध्य किया गया कि साहब वो माफ़ी मांगे और गांधी जी का भजन उन्होंने गाया, हालांकि वो नरसिंह मेहता का लिखा हुआ भजन है, गांधी जी उसको गाया करते थे, तो उसको लेकर उन्होंने जिस तरीके से किया तो वो भी अब नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती बन गया है। चूँकि कह रहे हैं शकील अहमद खान कि भाई वो तो गांधी जी के 7 उपदेश जो अपनी टेबल पर रखते हैं नीतीश कुमार, तो अगर जिस मुख्यमंत्री के राज में जो मुख्यमंत्री अपनी टेबल पर गांधी जी के 7 उपदेश रखता हो और उसके राज में गांधी जी का भजन गाने पर ही जो है लोक गायिका को माफ़ी मांगनी पड़ जाए, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से गोडसेवादी जो वहाँ हावी होते जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से कि अब गोडसेवादी जो हैं वो हमलावर होते चले जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार इन गोडसेवादियों को भी अब सबक सिखाने के लिए अब लौट कर आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब पलटी मारी थी नीतीश कुमार ने, उसके बाद जो सदन में उनका भाषण हुआ था आरएसएस को लेकर सर मित्रा जी,
वो इतना तगड़ा भाषण तो किसी वामपंथी ने भी आज तक आरएसएस के खिलाफ नहीं दिया जितना तगड़ा भाषण नीतीश कुमार ने दिया था, और पूछ लिया था कि भाई तुमने आज आज़ादी की लड़ाई में कौन सा हिस्सा लिया और तुम माफ़ी मांग कर आए। ये सारी बातें विधानसभा के रिकॉर्ड में हैं जो नीतीश कुमार ने कही हैं आरएसएस के लिए। तो नीतीश कुमार को ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई उनके राज्य में जो खुद को गांधीवादी और कुजात गांधीवादी कहता हो, लोहिया का शिष्य अपने को कहता हो, लोहिया और जेपी का शिष्य कहता हो, उसके राज्य में जो है कोई व्यक्ति जो है वो इसलिए जो है उसको रोक दिया जाए कि वो गांधी जी का भजन गा रहा है, उससे माफ़ी मंगवाई जाए। ये घटना कैसे हो सकती है? तो कई सारी घटनाएं एक तरीके से तैयार हो गई हैं, और नीतीश कुमार जब पलटी मारेंगे तब नीतीश कुमार यही कहते हुए नजर आएंगे कि देखिए इन्होंने क्या क्या किया। यहाँ गांधी जी के भजन को नहीं गाने दिया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है, और हम तो मोदी जी के पैर छूते रहे थे। देखिए किस तरीके से बिहार का अपमान किया जा रहा है, बिहार को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, और बिहार के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये सारी बातें कहते हुए नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे। भूमिका नीतीश कुमार ने अब तैयार कर ली है, केवल इसकी पटकथा भी लिखी हुई तैयार है, उसका विमोचन होना जो है या उसका लोकार्पण होना जो है बस वो बाकी रह गया। बस ये देखना है वो लोकार्पण है कब। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार अभी से नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है महाराष्ट्र चुनाव जो आपने कहा भी कि हरियाणा के बाद वो सतर्क हुए, महाराष्ट्र के बाद वो बिल्कुल और भी चौकन्ने हो गए, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे को बीजेपी सामने वो प्रोजेक्ट करती रही और उनको उनके दम पर ही चुनाव लड़ गई, और उसके बाद किस तरह से उनको किनारे कर दिया गया, तो नीतीश कुमार के साथ भी ये खेल हो सकता है। और नीतीश कुमार 2000 मेरा ख्याल है 5 से लगातार ही वो सत्ता में बने हुए हैं। कुछ समय के लिए वो अलग हुए, मतलब जीतन राम मांझी आए, लेकिन 7वीं बार के मुख्यमंत्री, और मेरा ख्याल है 19 साल का कम से कम उनका मुख्यमंत्री का वो करियर रहा है। तो वो जाहिर है इसके बाद वो सीएम से बढ़कर पीएम ही बनना चाहेंगे, और अगर मौका मिल रहा है तो इस मौके को छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरह से अमित शाह ने ये कह दिया कि बिहार में अब हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, विजय सिन्हा का जो बयान आया कि अटल जी का सपना है बिहार में बीजेपी की सरकार बने, इन सब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो आहत हो रहे थे, और अपना दर्द उन्होंने तब दिखा दिया जब वो बिहार कनेक्ट में, जब इसमें सारे उद्योगपतियों को बुलाया गया निवेश के लिए, और तब वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद वो प्रगति यात्रा पर चले गए, तब उनकी तबीयत ठीक थी। तो ये बार बार, और इसी तरह वो जेपी नड्डा के बुलावे पर भी नहीं आए थे जब अमित शाह को बचाने को लेकर शायद वहां पर अटल जयंती पर रणनीति बन रही थी। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं वो यूं ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे या उसके निहितार्थ जो है वो बहुत गंभीर है। और अब वो उन लाइनों के बीच में जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ा जा रहा है और समझा यही जा रहा है कि बिहार में कोई बड़ा उलटफेर हो रहा है। लालू जी ने तो ऐलान कर ही दिया है कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, और नीतीश कुमार का हाथ जोड़ना ये बता रहा है कि नीतीश कुमार भी इसके लिए अब अपना मन बना चुके हैं। तो आने वाले वक्त में बिहार में क्या कुछ होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। अमरेंदु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।